नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग VBU FY UGP सेमेस्टर 5 वालों के लिए जो मेजर 9 हिस्ट्री है साथियों, जिनका भी इतिहास है, मेजर 9, मेजर 10, मेजर 11, 3 आपको मेजर पढ़ना। इस वीडियो में हम मेजर 9 करेंगे, मेजर 10, मेजर 11 भी आपको करवाया जाएगा। चलिए मेजर 9 का देखते हैं। जितने भी VBI क्वेश्चन है वो देखेंगे आंसर के साथ। देखिए, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों, या तो आपका PYQ है या तो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वही है। आपको ये पूरा कर लेना है, बस आगे कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों, आपको पूछा जाएगा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। या तो डायरेक्ट कभी कभी ये ना पूछ के डायरेक्ट पूछ लेगा कि फ्रांसीसी क्रांति के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। जो भी पूछे आपको आंसर सेम लिखना है। चलिए हम लोग समझेंगे। तो देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास की एक सबसे महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना थी। यह क्रांतिकारी जो है दोस्तों, वो फ्रांस के राजा लुई 16वें जो थे, उनके निरंकुश शासन, सामाजिक असमानता और जनता की भारी गरीबी के खिलाफ एक प्रचंड विद्रोह था। यानी इनके द्वारा जो समझ लीजिए जो जबरदस्ती किया जा रहा था, निरंकुश शासन चलाया जा रहा था, सामाजिक असमानता थी, जनता पर भारी गरीबी वगैरह का बोझ था, कर वगैरह का, इन सभी के कारण इन सभी के खिलाफ जो है एक विद्रोह किया गया था, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति ने सदियों पुरानी तानाशाही और सामंती व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और पूरी दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का महान संदेश देने का काम किया था। कि हमारा फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। चलिए, जो हमारा फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसके पीछे क्या क्या रीजन थे। आखिर कोई क्रांति होता है तो किन किन कारणों से जो है, किन किन कारण के कारण ये क्रांति हुआ था, वो हम लोग समझेंगे। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति किसी एक कारण का परिणाम नहीं था। मतलब सिर्फ एक कारण से नहीं हुआ, बहुत सारा कारण था उसके पीछे। बहुत सारा राजनीतिक कारण था, सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण था। वही सब कारण के कारण जो है ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं हम लोग राजनीतिक कारण, जिसमें हमारा आता है दोस्तों निरंकुश और अयोग्य राजशाही। राजा की निरंकुशता। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। राजा लुई 16वां अत्यंत अयोग्य, विलासी और अदूरदर्शी शासक था। यानी ये जो है ये अयोग्य था, मतलब इसके पास योग्यता भी नहीं थी, ठीक है। विलासी टाइप का था, अदूरदर्शी शासक था। वह देवीय अधिकार के सिद्धांत पर विश्वास करता था, जिसका मतलब था कि राजा खुद को ईश्वर के प्रतिनिधि मानता था और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। यानी ये खुद को जो है भगवान के टाइप का मानता था, ठीक है, ईश्वर मानता था। और इसमें जनता कुछ जवाब नहीं दे सकती, जो वो रूल बनाएगा, जो करेगा वही फॉलो करना है। तो इस तरीके से जो है राजा की निरंकुशता थी। तो ये सब कारण था। चलिए अगला है कि महारानी मेरी एंटोइनेट का हस्तक्षेप। तो लुई 16वें की पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटाइनेट थी, यानी ये इनकी बीवी थी, ठीक है, वाइफ थी, जो बहुत ही फिजूल खर्ची थी। यानी बहुत ज़्यादा खर्च किया करती थी, राज्य के कार्यों में गलत हस्तक्षेप करती थी। मतलब जो होता है ना बीच में टपकना, मतलब बिना मतलब का हस्तक्षेप करना, वैसा काम किया करती थी। जब जनता रोटी के लिए तरस रही थी तब राजमहल में विलासिता का दौर चल रहा था। यानी ये लोग जो है क्या कर रहे थे, महलों में तो बहुत ज़्यादा अपना ऐशो आराम जी रहे थे, लेकिन वहीं जनता जो है वो रोटी के लिए तरस रही थी। तो ये कारण था, ये हमारा राजनीतिक कारण था। चलिए फिर सामाजिक कारण देखते हैं दोस्तों, जो कि है अत्यंत असमान समाज। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। यानी उन समय जो है 3 वर्गों में बांटा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा असमानता थी। पहला हो गया प्रथम स्टेट, यानी इसमें हमारा पादरी वर्ग आते थे। इनके पास देश की बहुत सारी ज़मीन थी और इन्हें कोई भी टैक्स वगैरह देना नहीं पड़ता था, कोई भी कर वगैरह देना नहीं पड़ता था। ये पहला 3 भागों में बांटा था। दूसरा था द्वितीय स्टेट, ठीक है, जिसमें कुलीन वर्ग आता था। राजा के करीबी और जमींदार लोग इसमें आते थे। इन्हें भी टैक्स से छूट मिली हुई थी और समाज में विशेष अधिकार वगैरह इन्हें प्राप्त था। तो ये 2 भाग हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी पहले को जो है टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। दूसरा जो है वो राजा के करीबी हुआ करते थे या फिर ज़मींदार वगैरह, जिनको टैक्स में छूट मिला करता था और इन्हें जो है एक स्पेशल तरीके से अधिकार वगैरह प्राप्त था। फिर तीसरा हमारा आ जाता है तृतीय स्टेट, यानी कि जिसमें आम जनता वगैरह, जन साधारण वगैरह थे, जिनमें हमारा किसान आ जाता, मजदूर आ जाता, डॉक्टर, वकील, व्यापारी और मध्यम वर्ग वगैरह ये इसमें शामिल थे। फ्रांस की 90% से अधिक आबादी इसी वर्ग में थी।
राज्य का सारा टैक्स वगैरह जो है अकेले इसी तीसरे वर्ग को देना पड़ता था, जिसके भीतर भारी असंतोष था। यानी इन लोगों के, समझ लीजिए पूरी तरीक़ा से इन लोगों का शोषण किया जाता था। यानी पूरी तरीक़ा से टैक्स भरो और जो है टैक्स वगैरह लिया जाता था। ठीक है, तो ये हमारा 3 भागों में जो है उस समय बटा था। तो ये हमारा जो है सामाजिक कारण भी थी, जो असमानता थी, इसलिए भी जो है ये फ्रांसीसी क्रांति हुआ था साथियों। चलिए अगला हो गया हमारा आर्थिक कारण देखेंगे। तो देखिए आर्थिक कारण में हमारा हो जाता है कि खोखला खजाना और भूखमरी, कर्ज वगैरह का बोझ। फ्रांस के अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ मदद की थी। यानी फ्रांस जो है वो जब लड़ाई हो रहा था अमेरिका के, उस समय जो है अंग्रेजों के खिलाफ मदद करने का काम किया, जिससे फ्रांस का भारी कर्ज हो गया, खजाना पूरी तरीक़े से खाली हो चुका था। पैसा वगैरह खाली हो जाएगा ना जब युद्ध में आप किसी का मदद कीजिएगा, तो ये हुआ, कर्ज का बोझ हो गया। अकाल और भूखमरी भी आ गई। 1788 और 1789 में फ्रांस में भयंकर ठंड और अकाल पड़ा, जिससे फसलें वगैरह बर्बाद भी हो गई। रोटी की कीमतें आसमान छूने लगी। यानी रोटी यानी सीधा समझिए अनाज वगैरह। ठीक है, आम जनता के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, जिससे दंगे भड़कने लगे, आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। तो ये हमारा आर्थिक रीजन था जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि बौद्धिक कारण। दोस्तों बौद्धिक कारण क्या था? तो दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। तो फ्रांस के महान विचारकों और दार्शनिकों ने जनता की सोच को बदलने का काम किया, जिसमें वोल्टेयर, उन्होंने चर्च के भ्रष्टाचार और धार्मिक अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया। तो ये था हमारा धार्मिक या फिर आप समझ सकते हैं बौद्धिक कारण। दूसरा हो गया रूसो, उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कन्वर्टेड में कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, यानी आज़ाद पैदा होता है, लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा है। उन्होंने जनता की संप्रभुता की बात करने का काम किया था रूसो ने। फिर हो गया हम लोग का मोंटेस्क्यू। ठीक है, मोंटेस्क्यू, उन्होंने शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत दिया। यानी शक्ति का पृथ्वीकरण, यानी कि अलग अलग शक्तियां बांट दिया जाए, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, चीफ मिनिस्टर, जिस तरह अभी बांटा ना, वही शक्ति का पृथ्वीकरण होता है, यानी अलग करना, सेपरेशन। ठीक है, ताकि राजा की शक्ति जो है लिमिट की जा सके। ठीक है, तो ये सिद्धांत दिया गया था, ये हमारा बौद्धिक कारण था। तो ये सब कारणों से दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का ये सब कारण है। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का जो है क्या प्रभाव पड़ा या फिर क्या परिणाम निकला। ठीक है, कई बार आपको परिणाम पूछे, प्रभाव पड़े, दोनों एक ही बात हुआ, आप लोग समझिए। ठीक है, देखिए लिखा है कि 1789 की क्रांति ने फ्रांस और पूरे विश्व पर गहरे और दूरगामी प्रभाव डाले थे। क्या क्या प्रभाव डाले थे? तो पहला हो गया हम लोग का कि पुरातन व्यवस्था और राजशाही का अंत हो गया। क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस से निरंकुश राजाशाही का हमेशा के लिए अंत हो गया। राजा लुई 16वें और महारानी मेरी एंटोइनेट पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें गिलोटिन यानी कि मृत्युदंड दिया गया। फांसी के समान मृत्युदंड का ये उपकरण था जिसको गिलोटिन कहा जाता है, उस पर चढ़ा दिया गया था दोनों को मुकदमा चला के, यानी ठीक है। फिर दूसरा हो गया कि समांतवाद और विशेषाधिकारों वगैरह की समाप्ति, यानी जिनको स्पेशल अधिकार वगैरह मिला था वो सब जो है खत्म हो गया। देखिए लिखा है कि क्रांति के बाद सदियों से चले आ रहे कुलीन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया और उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया था। समाज में अब जन्म के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर स्थान मिलने लगा था। यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद जिन्हें भी स्पेशल पावर मिला था उन सभी को वापस ले लिया गया, यानी उन सभी को समाप्त कर दिया गया। और अब जो है जन्म के आधार पर किसी को जो है मतलब अधिकार वगैरह नहीं मिलेगा बल्कि योग्यता के आधार पर मिलेगा। ये सब जो है लागू कर दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति के बाद। तीसरा हो गया दोस्तों मानव और नागरिकों के अधिकारों की शोषण। तो 26 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की, यानी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, यानी ये घोषणा किया गया। ठीक है, जिसमें हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। तो ये सभी बदलाव हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के बाद। चलिए नेक्स्ट हमारा चौथा कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देखिए लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अब लोग किसी राजा के गुलाम नहीं बल्कि एक राष्ट्र के नागरिक बन गए थे। फ्रांस
का अपना एक नया तिरंगा झंडा चुना गया और राष्ट्रगान जो है मर्सिले वगैरह की रचना की गई। तो मतलब क्या हुआ था, जैसे ही लुई सलामा वगैरह का जो है उन सभी को जो है फांसी चढ़ाया गया, यानी फिर उनके ऊपर मुकदमा चढ़ाया गया, उसके बाद पूरी तरीक़ा से जो है फ्रांस आज़ाद हो गया था। आम जनता वगैरह जो है आज़ाद हो गए थे। वो अपने गुलाम, किसी राजा का गुलाम नहीं बल्कि एक राष्ट्र के नागरिक बन गए थे। नया तिरंगा चुना गया, राष्ट्रगान चुना गया फ्रांस के लिए। चलिए आगे हमारा 5वां हो गया दोस्तों कि वैश्विक प्रभाव इसका और दुनिया भर में क्रांतियों की शुरुआत हुई। फ्रांस की क्रांति के विचार, जिसमें हमारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वगैरह का विचार है, यूरोप की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में फैल गया, जिसने यूरोप के अन्य देश जैसे कि इटली, जर्मनी वगैरह के एकीकरण और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। भारत में भी जो है टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जैसे लोग इस क्रांति के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए, ठीक है, इंस्पायर हुए। तो ये हमारा असर पड़ा था। चलिए फिर हो गया दोस्तों हम लोग का कि नेपोलियन, देखिए यहाँ लिखा है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, ठीक है। क्रांति के बाद फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई, जिसका फायदा उठाकर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। नेपोलियन ने क्रांति के विचारों को अपने युद्धों के माध्यम से पूरे यूरोप में फैलाया। यानी क्या हुआ, ये क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस में जो है राजनीतिक अस्थिरता फैल गई, यानी कुछ समय के लिए कोई राजा उजा नहीं था, जिसका फायदा उठाकर जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो 1799 में सत्ता पर कब्जा कर लिया। और वो जो है अपने क्रांतिकारी विचार से या फिर क्रांति के विचारों से अपने युद्ध के माध्यम से पूरे यूरोप में फैल गया था नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो संक्षेप में कहें तो 1789 यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने सदियों पुरानी तानाशाही और शोषण को उखाड़ फेंका। यद्यपि इस क्रांति के दौरान भारी हिंसा और रक्तपात हुआ, यानी बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी, रक्तपात हुआ था, लेकिन इसने दुनिया को लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन का एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर आज आधुनिक दुनिया टिकी हुई है। इसी कारण यह केवल फ्रांस की नहीं बल्कि पूरी मानवता की क्रांति थी। ये जो हमारा फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति थी, ठीक है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय सभा यानी कि संविधान सभा के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आपको पूछा जाता है, आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आंसर है दोस्तों, देखिए कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में तीसरे स्टेट जो हमारा जन साधारण या फिर आम जनता वगैरह जो थी, उसके प्रतिनिधियों ने खुद को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया, यानी संविधान सभा घोषित कर दिया। बाद में लुई सलामे की मंजूरी के बाद इसे जो है संविधान सभा का रूप मिला, यानी जो तीसरे स्टेट के लोग थे उनके प्रतिनिधि वगैरह ने खुद को जो है राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। लेकिन बाद में जो राजा लुई सलामे थे उनकी मंजूरी मिलने के बाद इसे जो है संविधान सभा का रूप मिल गया। इस सभा का उद्देश्य था दोस्तों कि फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना जो राजा की निरंकुश शक्तियों को सीमित कर सके, यानी उसे लिमिट कर सके, ठीक है, रोक सके और जनता को अधिकार दे सके। 1789 से 1791 के अपने छोटे से कार्यकाल में इस सभा ने फ्रांस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को बदलने के लिए कई ऐतिहासिक काम करने का भी काम किया। यानी इसका जो कार्यकाल था वो 1789 से 1791 तक ही था। लेकिन यही कार्यकाल के बीच में इन्होंने जो है, यानी ये सभा जो हमारा राष्ट्रीय सभा या फिर संविधान सभा, ये काफ़ी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को बदलने के लिए ऐतिहासिक काम करने का भी काम किया। चलिए सभी काम देखते हैं इनके। तो राष्ट्रीय सभा के प्रमुख कार्य, तो पहला हो गया समानती व्यवस्था और विशेष अधिकारों वगैरह का अंत दोस्तों। तो 4 अगस्त 1789 की रात को राष्ट्रीय सभा ने एक ऐतिहासिक कानून पास कर दिया। इसके तहत सदियों से चले आ रहे कुलीन यानी जमींदार वगैरह, पादरी वगैरह की जो स्पेशल अधिकार उन लोगों को दिया गया था उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। किसानों से जबरन लिए जाने वाला जो सीमांती कर वगैरह है यानी टैक्स वगैरह, उन सभी को बंद कर दिया गया। जन्म के आधार पर मिलने वाला सभी वीआईपी अधिकार वगैरह खत्म कर दिए गए और कानून की नज़र में सबको बराबर माना जाने लगा था ये, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा काम हो गया हमारा कि मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। तो 26 अगस्त 1789 को
राष्ट्रीय सभा ने मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। यह आधुनिक लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत बड़ा दस्तावेज था। इसके तहत क्या क्या हुआ, तो इसके तहत हुआ दोस्तों कि फ्रांस के हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा का अधिकार दिया गया। फिर दूसरा क्या हुआ कि अभिव्यक्ति यानी बोलने वगैरह की आज़ादी, प्रेस वगैरह यानी बोल वगैरह सकता, प्रेस की स्वतंत्रता को कानूनी अधिकार बनाया गया। यह तय किया गया कि राजा की मर्जी नहीं बल्कि कानून का शासन ही सर्वोच्च होगा। तो ये सभी चेंजेस हुआ था, ठीक है, राष्ट्रीय सभा में। ये सब काम है राष्ट्रीय सभा का। चलिए अगला काम है दोस्तों, वो है कि फ्रांस का पहला लिखित संविधान 1791 में राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस का पहला लिखित संविधान बनाकर तैयार किया। इसके तहत फ्रांस में सीमित राजाशाही की स्थापना की गई, यानी राजा का पद तो रहेगा लेकिन उसकी शक्ति जो है वो अब संविधान के दायरे में बंधी रहेगी, यानी वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, जबरदस्ती टैक्स नहीं ले सकता या फिर कुछ भी जो है अपने मन से नहीं कर सकता। उसको जो है एक संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा, उसको वो संविधान फॉलो करना पड़ेगा। कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायिका को सौंप दिया गया था। तो ये सभी जो है काम किया गया था, राष्ट्रीय सभा का कार्य है। चलिए अगला हमारा चौथा है कि शक्तियों का पृथकीकरण, यानी शक्तियों को बांटा गया, पावर को सेपरेट किया गया, यानी इनको ये पावर मिलेगा, आपको ये पावर मिलेगा, इस टाइप का, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि संविधान सभा ने प्रसिद्ध दार्शनिक मैस्टेक्यू के सिद्धांत को अपनाते हुए सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बांटा। पहला हो गया विधायिका, जो कानून बनाने के लिए चुना गया था। फिर दूसरा हो गया कार्यपालिका दोस्तों, जो कानून वगैरह लागू करने के लिए, यानी जिनका मुखिया राजा था, उन पर शक्तियां सीमित थी। फिर हो गया न्यायपालिका, जो कि न्याय करने के लिए न्यायाधीशों का चुनाव अब जनता द्वारा किया जाने लगा। तो ये 3 भागों में जो है हमारा शक्तियों का पृथकीकरण हुआ, यानी बांटा गया। चलिए फिर हमारा 5वां काम है वो है कि चर्च की व्यवस्था में सुधार। चर्च के पास फ्रांस की बहुत बड़ी संपत्ति और जमीन थी। जो राष्ट्रीय सभा ने क्या किया, तो चर्च की सभी जमीनों को जब्त करके उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया, जिससे सरकार का कर्ज वगैरह भी कम किया जा सके। फिर हो गया कि सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लाजी, ठीक है, ये कानून लाकर पादरियों को राज्य का वेतन भोगी कर्मचारी बना दिया गया और उनका चुनाव जनता द्वारा होना तय कर दिया गया। तो ये सभी जो है बदलाव किया गया था राष्ट्रीय सभा के अंतर्गत। छठा हो गया दोस्तों कि आर्थिक और प्रशासनिक सुधार, जिसमें नया टैक्स वगैरह का सिस्टम लागू किया। पुराने सभी मनमाने कर यानी जो टैक्स वगैरह को हटाकर एक सरल सा यानी सिंपल सा टैक्स व्यवस्था लागू की गई, जो कि संपत्ति के आधार पर थी, यानी जिनके पास जितना संपत्ति है वो वही हिसाब से जो है टैक्स देगा, मनमानी टैक्स वगैरह नहीं लेना। तो ये सभी जो है नया कानून लाया गया। समान नापतोल, पूरे फ्रांस में व्यापार को आसान बनाने के लिए नापतोल की एक ऐसी मैट्रिक्स प्रणाली वगैरह भी शुरू की गई थी, ठीक है। फिर अगला हो गया कि प्रशासनिक विभाजन, तो फ्रांस को शासन चलाने में आसानी के लिए 83 नए विभागों में बांट दिया गया। तो ये सभी हमारा राष्ट्रीय सभा के जो है कार्य हैं दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। लिखा है कि अगर हम लोग समझे तो राष्ट्रीय सभा जो कि संविधान सभा ने फ्रांस को राजा की तानाशाही से मुक्त कराकर एक आधुनिक लोकतांत्रिक देश बनाने का काम किया। इस सभा ने महज 2 सालों में, यानी सिर्फ 2 सालों में समांतवाद वगैरह का अंत किया, जनता को बुनियादी मानवाधिकार देने का काम किया, फ्रांस को उसका पहला लिखित संविधान सौंपा। इसके द्वारा किए गए सुधार ही आगे चलकर आधुनिक लोकतंत्र की बुनियादी बने। तो ये हमारा था दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको आप हर हाल में कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले पूछा जा चुका है। जब 22 से 26 वालों का जब एग्जाम हुआ था उस समय ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये हर हाल में और जितना अच्छा से हो सके आपको समझ के अपने हिसाब से बैठा के लिखना है। तो चलिए आंसर हम लोग समझेंगे। तो देखिए आंसर है दोस्तों कि नेपोलियन बोनापार्ट विश्व इतिहास के सबसे महान सेनापतियों और शासकों में से एक था। यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो दुनिया के इतिहास का सबसे महान सेनापति और शासक में से एक था। ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर वह फ्रांस का सम्राट बन गया। यानी फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय राजा वगैरह तो लुई 16वां वगैरह के ऊपर तो मुकदमा चलाया गया, तो उस समय कोई भी
राजनीतिक अस्थिरता था, यानी कोई भी राजा वगैरह नहीं था, उसी का फायदा उठाकर ये वहाँ का सम्राट बन गया। अपनी वीरता और कुशल युद्ध नीति के बल पर उसने लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया था। वह खुद को क्रांति का पुत्र कहता था। वो खुद को क्या कहता था? क्रांति का पुत्र। लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा और कुछ बड़ी गलतियों के कारण उसका साम्राज्य जो है जितना तेजी से खड़ा हुआ उतना ही तेजी से ढह भी गया था। यानी उनके लालच वगैरह कुछ गलतियों के कारण उसका तेजी से साम्राज्य खड़ा भी हुआ और ढह भी गया। ठीक है, अंततः 1815 के वाटरलू के युद्ध में उसकी अंतिम हार हुई और उसके पतन का अंतिम कड़ी थी। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में था। यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद उन्होंने जो है फ्रांस पे जो है वो सम्राट बन गया और धीरे धीरे वहाँ जो है अपना वीरता और कुशल युद्ध नीति के बल पर पूरे यूरोप को जीत लिया। और साथ ही जितना तेजी से वो ऊपर उठा उतना ही तेजी से नीचे भी गिर गया। चलिए आगे देखेंगे कि नेपोलियन के पतन का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए लिखा है दोस्तों, नेपोलियन के पतन के पीछे किसी एक घटना का हाथ नहीं है, बल्कि बहुत सारा कारण है, जिसमें रणनीतिक कारण है, राजनीतिक गलतियां हैं। तो वो सब हम लोग देखेंगे। पहला हो गया अत्यधिक महत्वाकांक्षा और असीमित साम्राज्य, यानी वो चाहता था मतलब जरूरत से ज़्यादा चाहना। ठीक है, नेपोलियन का महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वह पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था, पूरे दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता था। उसने फ्रांस की सीमाओं को इतना विस्तार कर दिया कि अकेले केंद्र से इतने बड़े साम्राज्य पर कंट्रोल रखना असंभव हो गया था। यानी कंट्रोल रख पाना, यानी बहुत ज़्यादा साम्राज्य को फैला दिया। अब एक अकेला एक जगह पर बैठ के पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, असंभव हो गया था। लगातार युद्ध के कारण फ्रांस के संसाधन, धन और सैनिक की शक्ति वगैरह पूरी तरीक़ा से समाप्त हो गए, जिससे जनता भी उससे नाराज होने लगी थी। अब जब राज्य का सब धन वगैरह समाप्त हो जाएगा तो जनता वगैरह खाएगी क्या, उसे कैसे जीवन यापन करना पड़ेगा। तो उससे जो है नाराज हो गया था जनता भी। दूसरा हो गया दोस्तों महाद्वीपीय व्यवस्था, जो कि सबसे बड़ी भूल थी। नेपोलियन का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इंग्लैंड था, यानी ब्रिटेन था। इंग्लैंड की नौसेना बहुत ही मजबूत थी, इसलिए नेपोलियन उसे सीधे युद्ध में नहीं हरा सका। यानी वो गया था उससे लड़ने, लेकिन इंग्लैंड की जो नौसेना है वो बहुत ही मजबूत थी। ठीक है, इसलिए वो उसे सीधे तौर पर हरा भी नहीं पाया। उसने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से बर्बाद करने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दी, जिसके तहत पूरे यूरोप में ब्रिटिश सामानों के व्यापार पर रोक लगा दिया। यानी अब जो सीधे तौर पर युद्ध तो नहीं कर पाया, तो वो क्या किया था कि महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दिया। इसके तहत कोई भी ब्रिटिश सामान जो है, यानी जो भी प्रोडक्ट वगैरह, उसका व्यापार नहीं कर सकता, उसे रोक लगा दिया गया। ये बहुत बड़ा भूल था इनका, नेपोलियन बोनापार्ट के, और ये जो है पूरी तरीक़ा से विफल रहा। ठीक है, असफल रहा। विफलता यह योजना पूरी तरीक़ा से फ्लॉप रही, क्योंकि यूरोप के देश ब्रिटिश सामानों पर निर्भर थे, जिसके कारण यूरोप में ज़रूरी चीज़ें की किल्लत हो गई और खुद नेपोलियन के मित्र देश उसके दुश्मन बन गए। तो ये सबसे बड़ी भूल थी। चलिए तीसरा हमारा है वो है रूस पर आक्रमण, जो कि 1812 में किया था। ये आत्मघाती कदम था, यानी धोखा वाला कदम था। जब रूस ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, तो नेपोलियन ने 1812 में लगभग 6 लाख सैनिकों के साथ रूस पर हमला कर दिया। यानी नेपोलियन क्या किया, 6 लाख अपना सैनिक लेते हुए, साथ में ले जाते हुए ने वहाँ जो है हमला कर दिया रूस पर। ठीक है, रूसियों ने झूलसी भूमि की नीति अपनाई, जिसके तहत वे पीछे हटते हुए और अपने ही खेतों और शहरों को चलाते गए, ताकि फ्रांसीसी सेना का खाना और पनाह ना मिल सके। यानी उन्हें क्या करना पड़ा, लास्ट में पीछे हटते गए और जो उनका खेत वगैरह था वो जलाते गए, ताकि जो है फ्रांसीसी सेना वगैरह को ना खाना मिल सके ना पनाह मिल सके। तो ये हुआ, इसका परिणाम क्या निकला। तो देखिए, रूस की भीषण ठंड और भूख के कारण नेपोलियन ने लगभग 5 लाख से अधिक सैनिक मारे गए। इस हार ने नेपोलियन की सेना शक्ति का कमर तोड़ दिया, यानी बहुत ही बुरा परिणाम पड़ा खुद जो है नेपोलियन पर। फिर चौथा हो गया दोस्तों स्पेन की नासूर। नेपोलियन ने जबरन स्पेन पर कब्जा कर लिया और अपने भाई को वहां का राजा बना देने का काम किया। स्पेन की जनता ने इसके खिलाफ गुरिल युद्ध यानी छापामारी लड़ाई शुरू कर दी। नेपोलियन इस छोटे से देश के विद्रोह को दबाने में उलझा रहा
और उसके लाखों सैनिक और अरबों रुपये यहाँ बर्बाद हो गए। यानी ये तो कब्जा कर लिया, अब ये थोड़ा सा युद्ध हो गया तो यही युद्ध को दबाने में लगा रहा, इसमें काफ़ी पैसे काफ़ी सैनिक वगैरह जो है बर्बाद हो गए। नेपोलियन ने खुद कहा है कि स्पेन के नासुर ने मुझे बर्बाद कर दिया, ये नेपोलियन का खुद कहना। ठीक है, चलिए पांचवा हो गया दोस्तों, वो हमारा है कि राष्ट्रवाद का उदय। तो ये भी कारण रहा था पतन का। तो नेपोलियन ने जिन देश जैसे कि जर्मनी, इटली, स्पेन वगैरह को जीता, वहाँ के लोगों को शुरुआत में लगा कि नेपोलियन उन्हें आज़ादी दिलाने आया है, लेकिन जल्द ही वे समझ गए कि नेपोलियन केवल फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। इसके बाद उन देशों में अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद जागा और वे एकजुट होकर नेपोलियन के खिलाफ खड़े हो गए। यानी पहले तो उन्हें लगा कि ये हमें आज़ाद कराने आया, लेकिन जैसे पता चला ये तो सिर्फ अपना साम्राज्य विस्तार करने आया है, हम लोग का कोई फायदा नहीं है। तो सब मिल के जो है राष्ट्रवाद का प्रेम जागा उनके अंदर, एकजुट होकर सब जो है नेपोलियन के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने जो है सामना किया। छठा हो गया इंग्लैंड की नौसेना श्रेष्ठता। नेपोलियन के पास बहुत मजबूत थल सेना थी, लेकिन समुद्र पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं था। इंग्लैंड की नौसेना दुनिया में सबसे ताकतवर थी। ट्रेफलगार के समुद्र युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांसीसी नौसेना को पूरी तरीक़ा से नष्ट कर दिया, जिससे नेपोलियन कभी इंग्लैंड पर सीधा हमला नहीं कर पाया। तो ये भी कारण रहा था पतन का। फिर हमारा अगला कारण है दोस्तों, वो है यूरोपीय देशों का संयुक्त मोर्चा। नेपोलियन की बढ़ती ताकत से डरकर यूरोप के बड़े देश जैसे कि इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और पर्सा वगैरह ने एक मजबूत संघ या फिर मोर्चा बना लिया। नेपोलियन अकेला था, जबकि उसके दुश्मन जो है वो एकजुट हो गए थे नेपोलियन को हराने के लिए। तो 1813 में लीपजिंग के युद्ध और अंततः 1815 का वाटरलू के युद्ध में इस संयुक्त मोर्चा ने नेपोलियन को अंतिम रूप से हरा देने का काम किया। यानी वो सब एकजुट हो गए जब देखे कि नेपोलियन जो है हमें हरा देगा, और नेपोलियन अकेला बच गया। तो ये पूरी तरीक़ा से नेपोलियन की हार थी। निष्कर्ष से चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा नेपोलियन का पतन का है, पतन का सबसे बड़ा कारण रहा उसका अत्यधिक अहंकार और पूरी दुनिया को जीतने का लालच। यही कारण था जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हुआ, यानी नेपोलियन साम्राज्य का। उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था हो गया, स्पेन का युद्ध हो गया, रूस पर हमला करने की गलती ने उनकी ताकत को पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया। अंततः वाटरलू के युद्ध में उसकी हार के साथ ही एक महान सेनापति का युग का अंत हो गया दोस्तों। तो ये हमारा नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का वर्णन करें, ये पूछे तो आपको ये लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर चलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। हमने पहले पतन पढ़ लिया और फिर हम लोग पढ़ रहे हैं इसके उदय और उपलब्धियों का वर्णन करना है हमें नेपोलियन का। तो ये हमें ऊपर पढ़ना था, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको ये पढ़िए वो पढ़िए, आपको कहानी के जैसा अच्छे से समझ लेना, डेट वगैरह याद करते हुए। तो देखिए आंसर है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता फैली हुई थी, तब नेपोलियन बोनापार्ट का उदय एक महिषा के रूप में हुआ था। वह अपनी अद्भुत सैन्य योग्यता और सूझबूझ के बल पर एक साधारण सैनिक से फ्रांस का सम्राट बन गया। इतिहास में नेपोलियन को क्रांति का शिशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्रांति का शिशु, क्योंकि उसने न केवल फ्रांस में शांति स्थापित की, बल्कि नेपोलियन कोड जैसे ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधार करके आधुनिक यूरोप की नींव रखने का भी काम किया। यानी ये जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद उस समय राजा वगैरह नहीं था, थोड़ी सी जो है अराजकता वगैरह फैली थी, तो उसी का फ़ायदा उठाकर ये जो है वहाँ साम्राज्य बना, मतलब अपना सम्राट बना और वहाँ जो है अपना शासन करने लगा, यूरोप को बढ़ाया। चलिए आगे देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय के बारे में पहले देखते हैं। तो नेपोलियन का उदय अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे जो है दोस्तों उसकी व्यक्तिगत योग्यता, फ्रांस की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, ये सब मायने रखती, यही सब कारण से जो है इसका उदय हुआ। तो चलिए पहला हो गया कि सैनिक योग्यता और पारंपरिक सफलताएं। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि नेपोलियन का जन्म कॉर्सिका द्वीप पर एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था। वह सेना में एक साधारण तोपची के रूप में भर्ती हुआ। 1793 में ब्रिटिश सेना के खिलाफ टूलोन के युद्ध में उसने अपनी गजब की युद्ध नीति दिखाई, जिससे प्रभावित होकर उसे मात्र 24 साल की उम्र में
ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया था। यानी वो जो युद्ध में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि उसका परफॉर्मेंस देख के उससे प्रभावित होकर सिर्फ 24 साल की उम्र में उसे ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। दूसरा हो गया डायरेक्टरी शासन की असफलता। 1795 के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी यानी 5 निर्देशकों का शासन का शासन शुरू हुआ, जो अत्यंत भ्रष्ट, कमजोर और अयोग्य साबित हुआ। फ्रांस में भूखमरी, महंगाई और अराजकता फैली हुई थी। जनता एक ऐसे मजबूत नेता की तलाश में थी जो देश में कानून व्यवस्था वगैरह लागू कर सके। तो ये भी रीजन था जिसके कारण नेपोलियन का उदय हुआ। चलिए तीसरा हमारा 1799 का तख्ता पलट। इटली और मिस्र की सैन्य अभियानों से लौटकर नेपोलियन फ्रांस का राष्ट्रीय नायक बन चुका था। 9 नवंबर 1799 को उसने अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाकर डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले लेने का काम किया। किसने? नेपोलियन ने। उसने खुद को प्रथम कौशल घोषित किया और देश की पूरी शक्ति अपने हाथ में ले लेने का काम किया। फिर चौथा हो गया दोस्तों हमारा कि फ्रांस का सम्राट बनना, जो कि 1804 में बना था। अपनी स्थिति को पूरी तरह मजबूत करने के बाद सन 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस की जनता की सहमति से खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह फ्रांस में गणतंत्र की पूरी तरह एक बार फिर राजशाही लौट आई, लेकिन यह पुरानी तानाशाही नहीं बल्कि एक आधुनिक और प्रगतिशील शासन था। तो ये हुआ था नेपोलियन का उदय के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा इसकी उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं। तो एक शासक के रूप में नेपोलियन की उपलब्धियां जो है दोस्तों, उसके सैन्य अभियानों से भी बहुत ही महत्वपूर्ण और अस्थायी साबित हुई। जिसमें पहला हो गया नेपोलियन कोड, जो कि 1804 में लाया गया। यह नेपोलियन की सबसे बड़ी और अमर उपलब्धि मानी जाती है। उसने फ्रांस के पुराने और उलझे हुए कानूनों को खत्म करके पूरे फ्रांस के लिए एक जैसे नागरिक कानूनों की संहिता तैयार की। इसकी यानी ये जो है इसकी मुख्य बिंदु थे क्या क्या था? पहले इसमें था कि जन्म के आधार पर मिलने वाले सभी स्पेशल अधिकार वगैरह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। फिर इसी में क्या किया कि कानून की नज़र में सबको बराबर माना गया इस नेपोलियन कोड के अनुसार। फिर संपत्ति के आधार को सुरक्षित किया गया और योग्यता के आधार पर नौकरियां देना तय हुआ। तो ये सब हमारा नेपोलियन कोड वगैरह में था। फिर दूसरा उपलब्धि है दोस्तों, वो है हमारा प्रशासनिक और आर्थिक सुधार, जिसमें हमारा हो गया पहला कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई, जो कि 1800 ईस्वी में। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और मुद्रा को मजबूत करने के लिए उसने बैंक ऑफ फ्रांस बनाने का काम किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। फिर है समान टैक्स प्रणाली। पुराने मनमाने टैक्स हटाकर पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई और कुलीन वर्ग पर भी टैक्स लगा दिया गया, यानी सबको जो है नॉर्मल सा टैक्स लगाया गया। फिर है व्यापार को भी बढ़ावा दिया गया। पूरे देश में नाप तोल की समान प्रणाली वगैरह लागू की गई और सड़कों और नहरों की निर्माण कराकर व्यापार को आसान बनाया गया। तो ये हमारा प्रशासनिक और आर्थिक सुधार था। फिर हो गया शिक्षा के क्षेत्र में या फिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार। तो नेपोलियन ने शिक्षा को धर्म और चर्च के नियंत्रण से यानी इन सभी के कंट्रोल से मुक्त करके उसे राज्य के अधीन कर दिया। उसने पूरे साम्राज्य में यानी पूरे फ्रांस में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह का एक जाल बिछाया या फिर समझ लीजिए स्कूल वगैरह बनाने का काम किया। पेरिस में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई और विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। तो ये सभी जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार किया गया था। फिर पोप के साथ समझौता, जो कि 1801 में हुआ था। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान चर्च और सरकार के रिश्ते खराब हो गए थे। नेपोलियन ने बुद्धिमानी दिखाते हुए 1801 में ईसाई धर्मगुरु जो पोप थे उनके साथ एक समझौता किया। इसके तहत कैथोलिक धर्म को बहुसंख्यक फ्रांसीसी जनता का धर्म स्वीकार किया गया, लेकिन चर्च को पूरी तरीक़ा से सरकार के कंट्रोल में रखा गया। इससे धार्मिक अशांति वगैरह समाप्त हो गई थी। तो ये भी जो है उपलब्धि है। चलिए अगला हो गया हमारा शानदार ये सैन्य विजय और यूरोप का पुनर्गठन। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया, पर्सा और रूस जैसी बड़ी ताकतों को कई युद्ध जैसे कि ऑस्टरलिट्ज वगैरह का युद्ध में हराकर
यूरोप महाद्वीपीय पर फ्रांस का दबदबा कायम रखने का काम किया। उसने जर्मनी के 300 छोटे राज्यों को मिलाकर राइन संघ वगैरह बनाया, जिससे आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण का रास्ता भी साफ हुआ था, यानी जर्मनी का एकीकरण भी हो पाया था। तो ये सभी जो है हमने देखा दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। कई बार आपको सिर्फ उपलब्धियां अलग से पूछ लिया जाए या फिर आपको जो है उदय वगैरह का पूछ ले, जो भी पूछे आपको लिख देना, हमने सब पढ़ लिया, उदय, उपलब्धि, फिर साथ ही साथ पतन वगैरह भी इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ लिए थे। तो देखिए निष्कर्ष लिखा, आपको निष्कर्ष लिख देना छोटा सा अपने से बना के लिखा। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का उदय फ्रांस की अराजकता को दूर करने के लिए हुआ था। भले ही उसने सम्राट बनकर लोकतंत्र को खत्म कर दिया, लेकिन अपनी प्रशासनिक उपलब्धियों और नेपोलियन कोड के जरिए उसने समानता और आधुनिकता के विचार को पूरे यूरोप में फैलाने का काम किया। इसी कारण वह केवल एक महान विजेता ही नहीं बल्कि आधुनिक शासन व्यवस्था का निर्माता भी था, नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये हमारा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में था, हर एक चीज़ हमने डिटेल में पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां है दोस्तों कि वियना कांग्रेस 1815 में जो हुआ था उसके गठन और इसके प्रमुख कार्यों के बारे में देखेंगे, यानी कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए टोटल पूछे जाते हैं। तो देखिए आंसर समझेंगे कि सन 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद यूरोप के बड़े देशों में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बड़ा सम्मेलन बुलाया। इसे ही वियना कांग्रेस कहा जाता है। यानी जो 1815 में नेपोलियन का जब हार हुआ था उसके बाद यूरोप के बहुत बड़े देशों में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया गया था, सम्मेलन किया गया था, उसे ही वियना कांग्रेस कहा जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था दोस्तों कि नेपोलियन द्वारा जीते गए राज्यों की सीमाओं को फिर से ठीक करना और यूरोप में जो है पुरानी राजशाही व्यवस्था को वापस लाकर शांति स्थापित करना, यही जो है इस सम्मेलन का उद्देश्य था, ठीक है। और यही सम्मेलन को हम लोग वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। चलिए वियना कांग्रेस का गठन देखेंगे। तो वियना कांग्रेस का आयोजन सितंबर 1814 से जून 1815 के बीच ऑस्ट्रिया में किया गया था। इस सम्मेलन के मुख्य आयोजक और अध्यक्ष जो हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं मेटरनिक, वही थे, ठीक है। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी और पुरानी व्यवस्था के समर्थक थे। इस कांग्रेस के मुख्य रूप से उन 4 बड़ी शक्तियों ने भाग लिया जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। कौन कौन सा शक्ति? तो पहला हो गया ऑस्ट्रिया जिसमें हमारा आ जाता है दोस्तों चांसलर मेटरनिक सम्मेलन का भाग्य विधाता था, ठीक है। इन विजेता देशों के अलावा पराजित फ्रांस के कूटनीतिज तोलेरान के अपनी चतुरता नीति ने इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। यानी जो 4 देश नेपोलियन को हराया था वो सब मिल के जो है इस वियना कांग्रेस का गठन किया, वो सब जो है उसमें योगदान दिया, भूमिका निभाई। चलिए आगे देखेंगे कि वियना कांग्रेस के प्रमुख कार्य, यानी कौन कौन सा इसका प्रमुख काम है। तो देखिए वियना कांग्रेस ने यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, क्षेत्रीय और प्रशासनिक काम किए जो कि निम्नलिखित है। कौन कौन सा काम किया? तो पहला काम हो गया दोस्तों राजनीतिक कार्य, जो कि पुरानी राजशाही की पुनः स्थापना करना। तो वियना कांग्रेस का सबसे पहला कार्य यूरोप के राज्यों में वैधानिकता को लागू करना था। इसका मतलब था कि नेपोलियन ने जिन राजाओं को गद्दी से हटाया था उसे दोबारा उस राज्य वगैरह को वापस करना। तो ये इसका उद्देश्य था। फ्रांस में सुधार, फ्रांस में क्रांति से पहले शासन करने वाले बुबरे राजवंश को वापस बुलाया गया और लुई 18वें को वहाँ का नया राजा बना दिया गया था। यानी लुई 18वें को वहाँ का नया राजा बना दिया गया था। अन्य देशों में भी वापसी, जिसमें स्पेन हो गया, हॉलैंड, नेपल्स और सिसिली में भी पुराने राजवंशों को उसकी सत्ता वापस सौंप दी गई थी वियना कांग्रेस के तहत। फिर हो गया पोप की शक्ति, रोम और उसके आसपास के धार्मिक क्षेत्रों में पोप को पुराने अधिकारों को फिर से बहाल कर दिया गया। तो ये सभी जो है काम किए गए थे। दूसरा हो गया क्षेत्रीय कार्य, यानी नए नक्शे का निर्माण और क्षेत्रों का बंटवारा। नेपोलियन को हराने वाले देशों ने अपनी क्षतिपूर्ण के लिए और फ्रांस को कमजोर करने के लिए पूरे यूरोप की जमीनें
का एक नए सिरे से बंटवारा करना शुरू किया, जिसमें रूस की उपलब्धि, रूस को इनाम के रूप में पोलैंड का एक बहुत बड़ा क्षेत्र और फिनलैंड की भूमि दी गई थी। पर्सा का विस्तार में देखा जाए तो पर्सा को उत्तरी सैक्सनी, पोमेरेनिया और राइनलैंड के समृद्ध खनिज क्षेत्र वगैरह सौंप दिए गए थे, जो कि पर्सा को। ऑस्ट्रिया को क्या लाभ हुआ इससे, तो ऑस्ट्रिया को इटली के दो सबसे अमीर और विकसित प्रांत जिसमें लोम्बार्डी और वेनेसिया दिया गया था। फिर है ब्रिटेन को मजबूती। ब्रिटेन ने यूरोप की मुख्य भूमि पर कोई भी जमीन नहीं ली, बल्कि उसने माल्टा, हेलगोलैंड और केप ऑफ गुड होप जैसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाहों पर कब्जा किया, यानी अलग अलग लोगों को अलग अलग भूमियां दी गई थी, ठीक है, क्षेत्रीय। फिर हो गया अगला हमारा सुरक्षात्मक कार्य, जो कि फ्रांस के चारों ओर घेरेबंदी दोस्तों। तो यूरोप के नेता जानते थे कि फ्रांस में क्रांति की आग दोबारा भड़क सकती है, इसलिए उन्होंने फ्रांस की सीमाओं पर मजबूत बफर स्टेट यानी मध्यवर्ती राज्य वगैरह खड़ा करने का काम किया, जिसमें उत्तर में बेल्जियम और हॉलैंड के आपस में जोड़कर एक शक्तिशाली नीदरलैंड राज्य बनाया गया था। दक्षिण पूर्व में स्विट्जरलैंड को एक स्वतंत्र और तटस्थ देश घोषित किया गया, क्योंकि उनको पता था फिर से जो है क्रांति हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी में सार्डिनिया के राज्य को जिनेवा सौंपकर मजबूत किया गया, ताकि वह फ्रांस पर नज़र रख सके। जर्मनी में नेपोलियन द्वारा बनाए गए 39 राज्यों के संघ को नष्ट कर दिया गया, बल्कि एक ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में रख दिया गया, यानी ये सभी जो राज्य थे उन सभी को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि उसे क्या किया गया कि एक ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में उन सभी राज्यों को रख दिया गया था। चलिए आगे, चौथा हमारा अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कार्य दोस्तों। तो वियना कांग्रेस केवल जमीनों के बंटवारे तक लिमिट नहीं थी, उसने जो है कुछ ऐसे भी काम किए जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार भी बने, जिसमें है दास व्यापार की निंदा। तो इस सम्मेलन में इंसानों के व्यापार यानी गुलामी प्रथा वगैरह को पूरी तरीक़ा से अमानवीय घोषित कर दिया गया। धीरे धीरे समाप्त करने के लिए संकल्प भी लिया गया था, यानी गुलामी वगैरह का जो प्रथा उन सभी को। नदियों के लिए नियम, तो यूरोप की जो बड़ी नदी है जैसे कि राइन और डेन्यूब वगैरह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया, ताकि सभी देश बिना रोक टोक के व्यापार कर सकें। फिर अगला कदम वो था ये दोस्तों कि राजनीतिक शिष्टाचार, राजदूतों के अधिकार, उसके पद की गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के नियमों को पहली बार लिखित रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये हमारा वियना कांग्रेस के कार्य था दोस्तों, जो कि प्रमुख कार्य। चलिए आगे देखते हैं कि वियना कांग्रेस का ऐतिहासिक मूल्यांकन। तो वियना कांग्रेस के कार्यों के इतिहासकारों द्वारा दो दृष्टिकोण की समीक्षा की गई है। पहला हो गया कमी, दूसरा हो गया सफलताएं। तो कमियां देखते हैं कि इस सम्मेलन में यूरोप में उभरते हुए राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की मांग को पूरी तरीक़ा से दबा दिया। उन्होंने बेल्जियम और हॉलैंड जैसे अलग संस्कृति वाले देशों को जबरन एक साथ बांध दिया, जिससे भविष्य में विद्रोह की स्थिति पैदा हुई। तो ये कमियां रही थी। और इसका सफलता क्या हुआ, तो तमाम कमियों के बावजूद इस सम्मेलन ने यूरोप को एक ऐसी व्यवस्था दी जिसने अगले 40 सालों तक महाद्वीप को किसी बड़े युद्ध से बचाए रखने के लिए, यानी किसी बड़े युद्ध से बचाए रखा। इसने यूरोपीय व्यवस्था को जन्म दिया, जिससे भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत से सुलझाने का रास्ता साफ करने का काम किया। तो ये इसकी सफलताएं भी है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि वियना कांग्रेस नेपोलियन के युद्धों से परेशान यूरोप को शांति देने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। भले ही इसके विचार पुराने थे और इसने लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की, लेकिन इसने यूरोप को अगले कई सालों तक किसी बड़े युद्ध से बचाए रखा। बातचीत के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का जो परंपरा है इसने शुरू किया, वही आगे चलकर आधुनिक संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की बुनियाद भी बना था। तो ये हमारा वियना कांग्रेस के प्रमुख कार्य और गठन के बारे में था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दोस्तों कि मेटरनिक व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी मेटरनिक व्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है। तो सन 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद यूरोप की राजनीति में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का उदय हुआ था। किसका उदय हुआ था,
तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिक है उसका उदय हुआ था। 1815 से लेकर 1848 के बीच के यूरोपीय इतिहास को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। इस दौरान मेटरनिक ने यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के विचार जैसे कि लोकतंत्र का विचार, स्वतंत्रता के विचार, राष्ट्रवाद का विचार वगैरह को कुचलने और पुरानी तानाशाही राजशाही को बनाए रखने के लिए एक विशेष नीति अपनाई थी। इस दमनकारी और प्रतिक्रियावादी शासन प्रणाली को ही इतिहास में मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल समझेंगे कि मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। आखिर जो मेटरनिक व्यवस्था किया गया था मेटरनिक के द्वारा, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्यों किया गया था। तो क्रांति के विचारों को रोकना। फ्रांस की क्रांति से निकले स्वतंत्रता और समानता के विचारों को यूरोप में फैलने से रोकने का काम, इसीलिए मेटरनिक व्यवस्था लाया गया। फिर है पुरानी राजशाही की रक्षा करना। यूरोप के राज्यों में राजाओं की निरंकुश सत्ता और उसके पुराने विशेष अधिकारों को दोबारा स्थापित करने के लिए ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, मेटरनिक व्यवस्था था। तीसरा है यथास्थिति बनाए रखना, यानी मेटरनिक का मानना था कि बदलाव ही क्रांति की जड़ है, इसलिए उसका मूल मंत्र था कि शासन करो और कोई भी परिवर्तन ना होने दो, जैसा चल रहा वैसा ही चलने दो। तो ये सब मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि मेटरनिक व्यवस्था का काम क्या था, मेटरनिक व्यवस्था के प्रमुख कार्यों के बारे में। तो मेटरनिक ने अपनी व्यवस्था को पूरे यूरोप में लागू करने के लिए निम्नलिखित कठोर कदम उठाए थे। क्या क्या कदम उठाया। तो पहला, कठोर सेंसरशिप। उसने पूरे ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और जर्मनी के राज्यों में अखबारों, किताबों, नाटकों और भाषणों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया, ताकि या ना ही कहीं किताब अखबार हो, मतलब अखबार रहेगा, ना किताब रहेगा, ना ही नाटक का भाषण वगैरह रहेगा, ना ही प्रदर्शन होगा, ना ही क्रांति होगी। ठीक है, सरकार के खिलाफ लिखना या बोलना अपराध था, तो ये लगा दिया था। फिर क्या हुआ था, विश्वविद्यालयों पर भी जो है कंट्रोल लगा दिया, यानी कॉल्सबर्ग डिक्री या वह जानता था कि युवा और बुद्धिजीवी ही बदलाव लाते हैं, इसलिए उसने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और छात्रों पर नज़र रखने के लिए खुफिया जासूस नियुक्त किए, ताकि जो यूनिवर्सिटी वगैरह है, प्रोफेसर वगैरह है, उन सभी पर ध्यान रखा जाए कि कोई वैसा चीज़ तो नहीं हो रहा है, कोई वैसा चीज़ तो पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो ये सभी चीज़ों के लिए। फिर देखिए आगे है यूरोपीय व्यवस्था। उसने रूस, पर्सा और ब्रिटेन के साथ मिलकर एक संघ बनाने का काम किया। इसका काम यह था दोस्तों कि यदि यूरोप के किसी भी देश में जनता राजा के खिलाफ विद्रोह करे तो ये देश मिलकर अपनी सेना भेजे और उस आंदोलन को कुचल देने का काम करे। तो ये सभी जो है मेटरनिक का जो है वो काम था दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे मेटरनिक व्यवस्था के पतन के कारण। आखिर मेटरनिक व्यवस्था का पतन क्यों हुआ। तो मेटरनिक व्यवस्था समय की मांग के विपरीत थी, इसलिए इसका पतन होना निश्चित था। इसके पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला हो गया राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की बढ़ती भावना वगैरह को देखते हुए। तो मेटरनिक चाहे जितना शक्तिशाली था, लेकिन वह जनता के दिलों में उभरती हुई राष्ट्रवाद और आज़ादी की भावना को नहीं बदल सकता था। नेपोलियन के समय पूरे यूरोप में जो राष्ट्रीयता के बीज बोए गए थे वे अब बड़े पौधे बन चुके थे। जनता अब राजाओं की तानाशाही के खिलाफ एकजुट होने लगी थी और उसके खिलाफ जो है जो आवाज़ उठाने लगी थी। तो ये कारण था मेटरनिक व्यवस्था का पतन का। दूसरा कारण है वो है औद्योगिक क्रांति और मध्यम वर्ग का उदय। 19वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति तेजी से फैली। इसके कारण समाज में एक नया मध्यम वर्ग, जिसमें हमारा डॉक्टर, वकील, शिक्षा, व्यापारी वगैरह पैदा हुआ। वह वर्ग शिक्षित था और मेटरनिक की पुरानी समानती व्यवस्था के सख्त खिलाफ भी था। इस वर्ग ने लोकतंत्र और लिखित संविधान की मांग को तेज कर दिया। तो ये भी हमारा कारण था। ठीक है, अगला हो गया व्यवस्था की नकारात्मकता और सक्रिय सोच। मेटरनिक व्यवस्था पूरी तरीका से नकारात्मक थी, पूरी तरीका से नेगेटिव थी। कैसे थी। उसके पास देश के विकास, आर्थिक सुधार या फिर जनता के कल्याण की कोई सकारात्मक योजना नहीं थी। वह केवल जो है बलपूर्वक और जासूसी के दम पर राज करना चाहता था। बिना किसी लोक कल्याणकारी नीति के कोई भी शासन लंबे समय तक टिक नहीं सकता। तो यही कारण था मेटरनिक व्यवस्था का पतन का।
चलिए अगला हमारा चौथा कारण है वो है दोस्तों यूरोपीय व्यवस्था में फूट। शुरुआत में इंग्लैंड, रूस और पर्सा मेटरनिख के साथ थे, उन्होंने संघ बनाया, लेकिन धीरे धीरे उनके निजी हित आपस में टकराने लगे। उदाहरण के लिए जब यूनान ने तुर्की की गुलामी के खिलाफ विद्रोह किया तो रूस और इंग्लैंड ने यूनान के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन कर दिया, जबकि मेटरनिख इस विद्रोह को दबाने चाहता था। इस फूट के कारण मेटरनिख की ताकत जो है कमजोर हो गई, यानी आपसी फूट हुआ। ठीक है, चलिए पांचवा है दोस्तों हमारा कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का झटका। सन 1830 में फ्रांस में एक बार दोबारा फिर क्रांति हुई। वहां के तानाशाह राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। इस क्रांति ने मेटरनिख व्यवस्था की नींव हिला दी। मेटरनिख ने डरकर कहा कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये मेटरनिख की कहा था, डर से कहा था। ठीक है, इस क्रांति ने यूरोप के अन्य देशों के क्रांतिकारियों को नया हौसला देने का काम किया। देखिए ये छोटा सा जो वर्ड है ना दोस्तों कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये वाला आपको पूछा जाएगा कि ये किसने कहा था। तो अब मैं किसने कहा था, मेटरनिख ने। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। चलिए आगे छठा हमारा 1848 की क्रांति और अंतिम पतन इसका था मेटरनिख व्यवस्था का। तो मेटरनिख व्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने ठोकी। फरवरी 1848 में जब फ्रांस में दोबारा विद्रोह हुआ तो उसकी आग ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना तक पहुंच गई। वियना के छात्रों, मजदूरों और आम जनता ने सड़कों पर उतरकर मेटरनिख के महल को घेर लिया, यानी उसके घर को पूरी तरीक़ा से घेर लिया था। अपनी जान बचाने के लिए मेटरनिख को मार्च 1848 में चांसलर के पद छोड़ना पड़ा और वह भेष बदलकर इंग्लैंड भाग गया। यानी पहले तो उसे जो है पद भी छोड़ना पड़ा और उसे जो है भागना पड़ा था। ठीक है, इसी के साथ मेटरनिख व्यवस्था का हमेशा के लिए अंत हो गया दोस्तों। तो ये मेटरनिख व्यवस्था का पतन था। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि मेटरनिख व्यवस्था इतिहास को पीछे धकेलने का एक नया तानाशाही प्रयास थी। भले ही मेटरनिख ने अपनी दमनकारी नीतियों के बल पर लगभग 30 सालों तक बदलाव की लहर को रोक कर रखा, लेकिन वह इतिहास की धारा को नहीं बदल पाया। अंततः जनता की क्रांतिकारी ताकत के आगे उसकी यह पुरानी और खोखली व्यवस्था ताश के पत्ते की तरह ढह गई। तो ये हमारा मेटरनिख व्यवस्था के बारे में जरूर पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि जर्मनी की एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी जर्मनी की एकीकरण में इनका क्या भूमिका रहा। तो आंसर देखिए लिखा है कि 19वीं शताब्दी में जर्मनी का एकीकरण विश्व इतिहास का बहुत बड़ा घटना था। सन 1815 से पहले जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। यानी जो जर्मनी है 300 अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और इन पर जो है ऑस्ट्रिया वगैरह का कब्जा था। इस बिखरे हुए जर्मनी को इकट्ठा करके एक मजबूत देश बनाने का पूरा श्रेय जो है वो किसको जाता है, तो पर्सा देश के जो प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाता है। यानी इन्होंने ही जो है 300 छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके फिर से जो है इकट्ठा करके एक देश बनाने का काम किया। बिस्मार्क एक बहुत ही चतुर और निडर नेता थे। वे जानते थे कि जर्मनी को बातों से नहीं बल्कि युद्ध के दम पर ही आज़ाद और एक किया जा सकता है। इसी कारण उसे इतिहास में लौह पुरुष कहा जाता है। यानी इसी कारण से इतिहास में बिस्मार्क को लौह पुरुष कहा जाता है। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि बिस्मार्क की नीति जो कि रक्त और लोहे की नीति। सन 1862 में बिस्मार्क पर्सा के प्रधानमंत्री बने। पद संभालते ही उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि देश की बड़ी समस्याओं का हल भाषणों से नहीं होगा बल्कि रक्त और लोहे यानी युद्ध वगैरह से ही होगा। ठीक है, उन्होंने पर्सा की सेना को आधुनिक हथियार दिए और एकीकरण के रास्ते में आने वाले दुश्मनों को युद्ध से खत्म करने की योजना बनाई। यानी इन्होंने नीति बना लिया था कि भाषण वगैरह के जरिए कुछ नहीं होने वाला है, हथियार उठाएंगे हम लोग, युद्ध करेंगे। यही सोच के साथ उन्होंने जो है अपने पूरे सेना को जो है आधुनिक हथियार दिए और अगर एकीकरण में कोई रास्ते में आता है, कोई दुश्मन आता है तो उसे जो है युद्ध में ख़त्म कर देना, ये योजना बनाई। चलिए आगे देखते हैं
कि जर्मनी के एकीकरण के 3 प्रमुख युद्ध, यानी 3 प्रमुख युद्ध हुआ था जर्मनी के एकीकरण के लिए। तो बिस्मार्क ने अपनी चतुर कूटनीति के बल पर 3 बड़े देशों से युद्ध लड़ा और मात्र 7 साल यानी 1864 से 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा कर दिया था बिस्मार्क ने। तो देखिए इसके पीछे क्या कारण था। कारण ये था स्लेस्विंग और हॉस्लिस्टीन नाम के 2 जर्मन इलाके डेनमार्क में कब्जा में थे। बिस्मार्क की चाल, बिस्मार्क ने चालाकी से ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाया और दोनों ने मिलकर डेनमार्क को हरा दिया। तो ये पहला चाल था। दूसरा इसका नतीजा क्या हुआ, समझौतों के तहत स्लेस्विंग पर्सा को मिला और हॉस्टिलिंग ऑस्ट्रिया को मिला। बिस्मार्क ने यह बंटवारा जानबूझकर ऐसा किया ताकि आगे चलकर ऑस्ट्रिया से लड़ने का बहाना मिल सके। फिर दूसरा हो गया ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, जो कि सेडेवा का युद्ध, जो कि 1866 में हुआ था। बिस्मार्क जानते थे कि जब तक ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक एकीकरण पूरा नहीं हो सकता। तो बिस्मार्क ने फिर से एक चाल चली। युद्ध से पहले बिस्मार्क ने अपनी चतुर नीति से रूस, फ्रांस और इटली जैसे देशों को शांत कर दिया ताकि वे ऑस्ट्रिया की मदद ना कर सके। तो ये चाल चला था बिस्मार्क ने। इसका नतीजा क्या हुआ कि सन 1866 में पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच एक युद्ध हुआ, जो कि सेडेवा का युद्ध हुआ था। पर्सा की मजबूत सेना ने ऑस्ट्रिया को पूरी तरीक़ा से हरा दिया। ऑस्ट्रिया ने हार मान ली और वह जर्मनी के मामले से बाहर हो गया था। तो ये इसका नतीजा निकला। चलिए अगला है कि फ्रांस के साथ युद्ध, जो कि सेडान का युद्ध हुआ था 1870 से 71 में। अब जर्मनी के केवल दक्षिण वाले कुछ छोटे राज्य बचे थे जिन पर फ्रांस अपना प्रभाव रखता था। फ्रांस को हराए बिना उन्हें मिलाना नामुमकिन था। तो बिस्मार्क ने चाल चला। क्या चला, बिस्मार्क ने एक टेलीग्राम की बातों को इस तरह बदलवाकर अखबारों में छपवाया कि फ्रांस की जनता और सरकार भड़क गई। यानी समझ लीजिए एक बात को, ठीक है, एक बात को उन्होंने जो है बदल कर अखबारों में छपवाने का काम किया, जिससे फ्रांस की जनता और सरकार वगैरह जो है भड़क गई थी। फ्रांस ने गुस्से में आकर पर्सा पर युद्ध की घोषणा कर दी। बिस्मार्क तो यही चाहता था, यही उनकी चाल थी और ये चाल जो है सफल रहा। तो नतीजा क्या निकला, तो सन 1870 में सेडान का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। पर्सा की सेना ने फ्रांस को बुरी तरीक़ा से हरा दिया, उनके राजा को बंदी बना लिया। ये इसका नतीजा रहा था। चलिए आगे देखते हैं कि एकीकरण की पूर्णता और जर्मनी का उदय, जो कि 1871 में हुआ था। तो फ्रांस की हार के बाद जर्मनी यानी दक्षिण जर्मनी के राज्य भी पर्सा के साथ मिल गए। 18 जनवरी 1871 को फ्रांस के प्रसिद्ध वारसाई के शीश महल में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। बिस्मार्क की कूटनीति के कारण फ्रांस को फ्रैंकफर्ट की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके तहत फ्रांस के 2 अमीर प्रांत, जो कि अल्सास और लेलोन, जर्मनी को मिल गए। तो इस तरीके से जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था और यही सब योगदान रहा था जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का। ठीक है, आप थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, निष्कर्ष चाहिएगा तो निष्कर्ष लिख दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही लिखना है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा दोस्तों कि इटली के एकीकरण में केवूर के योगदान का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, इटली के एकीकरण में केवूर के योगदान, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको 100% ये पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये कर लेना। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आंसर है 19वीं शताब्दी में इटली का एकीकरण विश्व इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। इस एकीकरण को पूरा करने का मुख्य श्रेय जो है वो सॉर्डिया पिडमोंट के प्रधानमंत्री काउंट केवूर को जाता है। किसे जाता है? काउंट केवूर। केवूर को इटली का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी इटली का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि वे बहुत ही चतुर और कुशल कूटनीतिज्ञ थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिना मजबूत सेना और विदेशी सहायता के इटली को ऑस्ट्रिया की गुलामी से आज़ाद नहीं कराया जा सकता है। तो ये सब समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि एकीकरण में केवूर के कार्य या फिर योगदान समझ लीजिए। तो केवूर ने अपनी
चतुर कूटनीति और कार्य से इटली के एकीकरण का रास्ता साफ किया, जो कि निम्नलिखित है। पहला क्या किया, सार्डिनिया पीडमोंट का आंतरिक सुधार। केवूर जानते थे कि दूसरे से मदद मांगने से पहले खुद को मजबूत करना जरूरी है। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने अपने राज्य में कई सुधार किए। क्या क्या किए, पहला किया आर्थिक सुधार। उन्होंने व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा दिया, नई सड़कों और रेलवे लाइनों की जाल बिछाया जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। फिर सैन्य सुरक्षा सुधार। उन्होंने सार्डिनिया की सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया और उसे यूरोप की एक बेहतरीन अनुशासित सेना बना दिए, यानी वो जो है उसे एक सैन्य सुधार भी किया। ठीक है। फिर धार्मिक सुधार। उन्होंने चर्च के गैर जरूरी अधिकारों को सीमित किया और पादरियों की संपत्ति पर टैक्स लगाया ताकि आर्थिक सुधार हो सके। ये पहला काम था। दूसरा है क्राइमिया के युद्ध में भागीदारी, जो कि 1854 से 56। यह केवूर की कूटनीति की सबसे बड़ी और मास्टर स्ट्रोक चाल मानी जाती है। रूस और तुर्की के बीच हुए क्राइमिया के युद्ध में सार्डिनिया का कोई सीधा हित नहीं था, फिर भी केवूर ने बिना मांगे इंग्लैंड और फ्रांस की मदद के लिए अपनी सेना भेज दी ताकि अगला बार हमें भी सपोर्ट मिल सके। इसका लाभ क्या हुआ, तो लाभ ये हुआ दोस्तों कि युद्ध के बाद जब पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ तो सार्डिनिया को भी एक बड़े देश के साथ बैठने का मौका मिला। केवूर ने इस मंच पर पूरी दुनिया के सामने इटली की बदहाली और ऑस्ट्रिया की अत्याचारों की बात उठाई। इससे इटली के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। केवूर ने खुद कहा था कि क्राइमिया की कीचड़ से ही इटली का निर्माण होगा, तो ये इसका लाभ हुआ। चलिए तीसरा है हमारा कि फ्रांस के साथ प्लोबियंस का समझौता, जो कि 1858 में हुआ था दोस्तों। तो पेरिस सम्मेलन के बाद केवूर ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को अपने पक्ष में कर लिया। जुलाई 1858 में दोनों के बीच प्रेबिलियंस की गुप्त संधि हुई थी। इसमें क्या शर्त था, शर्त ये था, कंडीशन ये था कि फ्रांस ने वादा किया कि यदि ऑस्ट्रिया सार्डिनिया पर हमला करता है तो फ्रांस सार्डिनिया की मदद के लिए 2 लाख सैनिक भेजेगा। इसके बदले में सार्डिनिया ने फ्रांस को नीस और सेविया नाम के 2 प्रांत देने का वादा किया था। तो ये कंडीशन रहा था कि हम जो है 2 लाख सैनिक भेजेंगे, फ्रांस ने कहा था, और ये सार्डिनिया जो है उसने नीस और सेविया नाम के 2 प्रांत देने का वादा किया। चलिए आगे चौथा हो गया कि ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध और लैम्बॉर्डी की प्राप्ति, जो कि 1859 में हुआ था। संधि के बाद केवूर ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि ऑस्ट्रिया भड़क जाए और ऑस्ट्रिया ने गुस्से में आकर सार्डिनिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। और ये युद्ध का परिणाम क्या हुआ, युद्ध तो वादे के मुताबिक फ्रांस की सेना सार्डिनिया की मदद के लिए आई। मजेंडा और सेल्फेरिनो के युद्धों में ऑस्ट्रिया पूरी तरीक़ा से हार हुई। उसकी नतीजा ये निकला दोस्तों कि सार्डिनिया को ऑस्ट्रिया के कब्जे से लॉम्बार्डी का एक बहुत बड़ा अमीर और कीमती इलाका मिल गया। हालांकि बीच में युद्ध में फ्रांस जो है पीछे हट जाने से केवूर दुखी भी हुआ था। यानी बीच में क्या हुआ था, युद्ध के बीच में ही जो है फ्रांस पीछे हट गया था, जिसके कारण केवूर जो है दुखी भी हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो ये इसका नतीजा निकला। चलिए पांचवा देखेंगे कि मध्य इटली के राज्यों का विलय, जो कि 1860 में हुआ था। केवूर की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि मध्य इटली के छोटे राज्य जैसे कि परमा, मोडेना, टस्कनी और रोमग्ना की जनता ने अपने राजाओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वे सार्डिनिया के साथ मिलना चाहते थे। केवूर ने वहाँ जो है जनमत संग्रह यानी वोटिंग वगैरह कराया और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से इन सभी राज्यों को सार्डिनिया पिरामिड में मिला लेने का काम किया था केवूर ने। फिर अगला छठा है दोस्तों कि गेरिबाल्डी के साथ कूटनीतिक तालमेल। जब इटली के महान स्वतंत्रता सेनानी गॉलिबैंडी ने अपनी लाल कुर्ती सेना के साथ दक्षिण इटली के 2 बड़े राज्य जो कि नेपल्स और सिसिली को जीत लिया, तो केवूर ने कूटनीति से काम लिया। उन्होंने गॉरिबाल्डी को समझाया कि यदि वे रोम पर हमला करेंगे तो फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश नाराज हो जाएंगे। गॉरिबाल्डी ने केवूर की बात मानी और उन्होंने जीते हुए
सभी दक्षिण राज्य राजा विल्टर एमुनियोल वगैरह को सौंप दिया। तो ये सभी था दोस्तों इसका योगदान था, यानी इसका समझ लीजिए योगदान रहा था इटली के एकीकरण में। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष हमने लिया है कि काउंट केवूर की अद्भुत कूटनीति और व्यवहारिक सोच के बिना इटली का एकीकरण जो है असंभव था। उन्होंने अपनी सूझबूझ से इटली की समस्या को पूरी दुनिया के सामने रखा और बड़े देशों की मदद से अपने दुश्मनों को हराया। यद्यपि सन 1861 में एकीकरण पूरा होने के ठीक पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने इटली के निर्माण की एक ऐसी मजबूत बुनियाद रख दी थी जिस पर आधुनिक इटली का जन्म हुआ। इसी कारण वे इटली के सच्चे भाग्य विधाता और आधुनिक कूटनीति के स्तंभ माने जाते हैं। यानी एकीकरण से पहले तो मृत्यु हो गया, लेकिन इन्होंने जो है आधा से ज़्यादा काम तो कर दिया था इन्होंने ही। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय को उदारकर्ता जार क्यों कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। या तो फिर सीधा समझिए कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको ये लिख देना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझेंगे आंसर। तो रूस के इतिहास में रोमानोव राजवंश के राजाओं को जार कहा जाता था। इन सभी राजाओं में जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जिनका शासनकाल जो है 1855 से लेके 1881 तक माना जाता है, सबसे उदार और प्रगतिशील शासक माने जाते हैं। सन 1856 में क्राइमिया के युद्ध में रूस की हार के बाद अलेक्जेंडर द्वितीय ने समझ लिया कि अगर वे रूस को एक आधुनिक और शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं तो पुराने ढर्रे को बदलना होगा। उन्होंने रूस के सदियों पुरानी रूढ़ियों को तोड़ा और कई क्रांतिकारी सुधार किए। उनके इन्हीं लोक कल्याणकारी और सुधारवादी कार्यों के कारण रूसी इतिहास में उन्हें जो है उदारकर्ता जार भी कहा जाता है, या फिर उदारकर्ता जार की उपाधि दी गई है। यानी ये जो हैं यानी समझ लीजिए रूस के राजा थे जो जिनका नाम जार अलेक्जेंडर द्वितीय, इनका शासनकाल 1855 से लेके 1881 तक माना जाता है। इन्होंने जो है जो क्राइमिया का युद्ध हुआ था उसमें रूस की हार के बाद इन्होंने ये समझ लिया कि अगर रूस को एक आधुनिक और शक्तिशाली देश बनाना है तो पुराने तरीके वगैरह को बदलना होगा। चलिए आगे देखते हैं कि उदारकर्ता जार कहे जाने के पीछे क्या कारण है या फिर क्या उपलब्धि है जिनके कारण इन्हें उदारकर्ता जार कहा जाता है। तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय को निम्नलिखित ऐतिहासिक सुधारों के कारण उदारकर्ता कहा जाता है। पहला हो गया कृषि दासत्व वगैरह की समाप्ति, जो कि 1861 में हुआ था। तो यह अलेक्जेंडर द्वितीय का सबसे महान और युगांतकारी काम था, जिसके कारण वह मुख्य रूप से उदारकर्ता कहा जाता है। रूस में सदियों से कृषि दशा प्रथा चल रही थी, जहां करोड़ों किसान जमींदारों के गुलाम थे। वे पशुओं की तरह खरीदे और बेचे जाते थे। जो जमींदार मतलब मजदूर वगैरह हैं, किसान वगैरह, वो जमींदारों के गुलाम थे और वे जो है जिस तरह जानवर खरीदे जाते हैं उसी तरीक़ा से खरीदे जाते थे कि हाँ हम इतने में खरीद रहे हैं, आप मेरे पास काम करना, वो इस तरीक़ा से। ठीक है, तो ये सभी कानूनों के खिलाफ। तो ऐतिहासिक कानून क्या हुआ, तो 3 मार्च 1861 जार ने एक शाही घोषणा जारी करके रूस के लगभग 2 करोड़ 30 लाख कृषि दशाओं को हमेशा के लिए गुलामी से आज़ाद करवाने का काम किया। तो ये उनका काम रहा। अधिकार, तो इन किसानों को नागरिक अधिकार दिए गए। वे अपने मर्जी से शादी कर सकते थे, संपत्ति रख सकते थे, व्यापार कर सकते थे। जमींदारों से जमीन लेकर इन आज़ाद किसानों को दे दी गई। तो ये पहला काम किया गया, इसीलिए इन्हें जो है उदारकर्ता जार भी कहा जाता है। यही मुख्य काम था। फिर दूसरा हो गया स्थानीय शासन में सुधार, जो है जेम अस्टोव की स्थापना 1864 में जो हुआ था। जार ने रूस की प्रशासनिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया। उन्होंने जिला और प्रांतीय स्तर पर स्थानीय परिषदों की स्थापना की, जिसे जेमेस्टो कहा जाता है। इन परिषदों के सदस्यों का चुनाव जो है वो जनता, यानी जिसमें किसान और मध्यम वर्ग वगैरह शामिल थे, उनके द्वारा किया जाता था। इन स्थानीय सरकारों को अपने क्षेत्र में सड़क बनाने, स्कूल खोलने, अस्पताल चलाने और जन कल्याणकारी काम के लिए करने का अधिकार दिया गया था।
फिर तीसरा हमारा दोस्तों वो है कि न्याय व्यवस्था का आधुनिकीकरण। अलेक्जेंडर द्वितीय ने पहले रूस की अदालतें बहुत ही भ्रष्ट थी और कानून अमीर गरीब के लिए अलग अलग था। जार ने फ्रांसीसी मॉडल के आधार पर न्याय प्रणाली को पूरी तरीक़ा से बदल दिया। क्या किया? तो कानून की नज़र में अमीर गरीब कुलीन और किसान सबको बराबर माना गया। न्यायालयों को सरकारी नियंत्रण से आज़ाद किया गया ताकि वे ईमानदारी से फैसला सुना सकें। फिर रूस के इतिहास में पहली बार जूरी प्रथा शुरू की गई और मुकदमा की सुनवाई जनता के सामने खुले तौर पर होने लगे थे। तो ये सभी जो है बदलाव हुआ था। आगे दोस्तों कि शिक्षा व्यवस्था का विस्तार। तो रूस को अज्ञानता के अंधेरे से निकालने के लिए जार ने शिक्षा के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए। उन्होंने यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय वगैरह को सरकारी पाबंदियों से आज़ाद किया, जिससे वहाँ नए विचारों पर खुलकर चर्चा होने लगी थी। महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और उनके लिए नए स्कूल और कॉलेज वगैरह खोले गए। गरीब बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को आसान बनाया गया। तो ये सभी जो है किया गया था जार अलेक्जेंडर के द्वारा। चलिए अगला हमारा पांचवा दोस्तों कि सैन्य व्यवस्था में सुधार। क्रिमिया के युद्ध में मिली हार से सबक लेते हुए जार ने अपनी सेना को आधुनिक बनाया। क्या क्या किया? सेना में भर्ती के लिए पुराना और पक्षपातपूर्ण नियम खत्म कर दिए गए। अब अमीर हो या गरीब, देश के हर नौजवान के लिए सेना की सेवा देना जरूरी कर दिया गया। सैनिकों की सेवा अवधि जो है 25 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दिया ताकि युवा वगैरह पर बोझ ना पड़े। सेना में कीड़े मकोड़ों जैसे अमानवीय सजाओं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यानी पहले ये जो हमारा कीड़े मकोड़ों मारना अमानवीय सजा वगैरह होता था वो सभी को बंद कर दिया गया। तो ये सभी जो है जार अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया, इसीलिए इन्हें जो है उदारकर्ता जार कहा जाता है। देखिए निष्कर्ष लिख देते हैं। निष्कर्ष समझिए। निष्कर्ष लिखा दोस्तों कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने रूस को अज्ञानता और पिछड़ापन से बाहर निकालने के लिए कई क्रांतिकारी सुधार किए। उन्होंने सदियों पुरानी कृषि दशा प्रथा का अंत करके करोड़ों गरीब किसानों को जमींदारों की गुलामी से परमानेंट आज़ादी दिलाने का काम किया। मानवता की रक्षा करने और रूस की अदालत, सेना व शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने का कारण ही उन्हें इतिहास में उदारकर्ता जार कहा जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जार अलेक्जेंडर द्वितीय के बारे में जरूर से जरूर पूछा जाता है, आपको हर हाल में कर लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग का 10वां है जो देखेंगे। क्वेश्चन 10वां है दोस्तों कि बिस्मार्क की विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। यानी बिस्मार्क का जो विदेश नीति है वो हम लोग को देखना है। देखिए सन 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया और इसके बाद ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी के प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर बन गए। एकीकरण से पहले बिस्मार्क की नीति जो है वो युद्ध की नीति थी, यानी नीति युद्ध लड़ने की थी। लेकिन राजा बनने के बाद उनकी जो है नीति है वो विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य यह था दोस्तों कि यूरोप में शांति बनाए रखना और जर्मनी को सुरक्षित रखना, ये उनका नीति था विदेश नीति में। चलिए आगे देखेंगे कि बिस्मार्क जानते थे कि जर्मनी एक नया और शक्तिशाली देश बन चुका है जिससे दूसरे देश जलते हैं। इसलिए उन्होंने 1871 से 1890 के बीच एक ऐसी चतुर नीति अपनाई कि जर्मनी हमेशा सुरक्षित रहा। इतिहास में उनकी इस नीति को बिस्मार्क की कूटनीति चाल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि बिस्मार्क की विदेश नीति का उद्देश्य क्या था। आखिर क्या उद्देश्य था, क्यों ये नीति बनाई गई? तो फ्रांस को अकेला रखना। बिस्मार्क जानते थे कि फ्रांस अपनी हार का बदला लेने के लिए जर्मनी पर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए उनका सबसे बड़ा लक्ष्य फ्रांस को पूरे यूरोप में अकेला रखना था ताकि कोई भी देश उसकी मदद ना कर सके और ना ही मदद करेगा ना ही फ्रांस जो है उल्टा के वार करेगा। आखिर ज़्यादा देश अगर फ्रांस के साथ चल जाएगा तो वो जो है उल्टा के जो है वो जर्मनी पर हमला कर सकता है, लेकिन इसीलिए उसे अकेला रखना ये उसका उद्देश्य था। दूसरा था जर्मनी को शांत देश बनाना, शांत देश दिखाना। उन्होंने पूरे यूरोप को यह भरोसा दिलाया कि जर्मनी अब और अधिक जमीन नहीं जीतना चाहता, वह केवल शांति से रहना चाहता, ये विश्वास दिलाने का काम किया था। तीसरा है कि यूरोप के बड़े देशों को दोस्त बनाना। ऑस्ट्रिया, रूस और इंग्लैंड जैसी बड़ी ताकतों को अपने पक्ष में रखना ताकि वे जर्मनी के खिलाफ
कोई भी गुप्त ना बन सके, ग्रुप ना बन सके और वे जो है उनका सपोर्ट कर सके। ये सभी जो है प्रमुख उद्देश्य था बिस्मार्क के विदेश नीति का। चलिए आगे है कि बिस्मार्क के प्रमुख कार्य और संधियों के बारे में। तो फ्रांस को अकेला रखने और जर्मनी को मजबूत बनाने के लिए बिस्मार्क ने कई गुप्त संधियां की जो निम्नलिखित है। पहला हो गया 3 सम्राटों का संधि जो कि 1873 में हुआ था दोस्तों। तो फ्रांस को अकेला रखने के लिए बिस्मार्क ने यूरोप की 3 बड़ी ताकतों को एक साथ मिलाया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के राजा वगैरह शामिल थे। इसे जो है 3 सम्राटों का संघ कहा जाता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य आपस में दोस्ती रखना और शांति बनाए रखना था। फिर दूसरा हो गया बर्लिन का सम्मेलन जो कि 1878 में हुआ था दोस्तों। तो एक समय ऐसा आया जब रूस और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। बिस्मार्क ने बीच में आकर दोनों के झगड़े को शांत कराया। उन्होंने 1878 में बर्लिन में एक बड़ा सम्मेलन बुलाया और खुद को एक ईमानदार दलाल के रूप में पेश करने का काम किया। युद्ध टल जाने से पूरे यूरोप में जर्मनी की इज्जत बहुत भी बढ़ गई थी। तो ये सभी काम किया था बिस्मार्क की विदेश नीति के तहत। चलिए तीसरा हो गया कि ऑस्ट्रिया के साथ गुप्त संधि जो कि 1879 में किया गया था। बर्लिन सम्मेलन के बाद रूस जर्मनी से थोड़ा नाराज हो गया था। बिस्मार्क ने तुरंत अपनी चाल बदली और 1889 में ऑस्ट्रिया के साथ एक गुप्त रक्षात्मक संधि कर ली, जिसके तहत तय हुआ कि यदि रूस इनमें से किसी भी देश पर हमला करेगा तो दोनों देश मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये कारण था, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया के साथ गुप्त संधि किया गया था। फिर चौथा हो गया त्रिगुट संधि जो कि 1882 में। तो बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति को और भी आगे बढ़ाया और उस समय फ्रांस और इटली के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बिस्मार्क ने इसका फायदा उठाया और इटली को अपनी तरफ कर लिया। सन 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली को मिलाकर त्रिगुट संघ का निर्माण किया गया। अब फ्रांस पूरी तरीका से अकेला पड़ चुका था और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था और फ्रांस अकेला था, इसलिए जो है उलट कर जो है वार भी नहीं कर पाता था, युद्ध भी नहीं कर सकता। चलिए पांचवा है कि रूस के साथ पुनर्वासन संधि जो कि 1887 में हुआ था। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के दोस्त थे, लेकिन वे रूस को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते थे। वे जानते थे कि यदि रूस और फ्रांस एक हो गए तो जर्मनी दोनों तरफ से युद्ध में घिर जाएगा। इसलिए उन्होंने 1887 में रूस के साथ एक बहुत बड़ा चतुर्गुप्त संधि की। इसके तहत दोनों देशों ने वादा किया कि एक दूसरे के खिलाफ किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये सभी जो है बिस्मार्क की विदेश नीति के बारे में था दोस्तों। चलिए आगे निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि बिस्मार्क की विदेश नीति उनकी गजब की सूझबूझ का उदाहरण थी। उन्होंने अपनी गुप्त संधियों के जाल में फ्रांस को अकेले यानी अगले 20 सालों तक पूरे यूरोप में अकेला और कमजोर बनाए रखा। तब तक बिस्मार्क पद पर रहे, यानी जब तक बिस्मार्क पद पर रहे, उन्होंने जर्मनी को किसी भी बड़े युद्ध से यानी हर बड़े युद्ध से बचाए रखा और उसे यूरोप का सबसे शक्तिशाली या फिर महत्वपूर्ण देश बना दिया। इसी कारण उसे इतिहास का सबसे महान कूटनीतिज्ञ माना जाता है। तो ये हमारा था दोस्तों बिस्मार्क के विदेश नीति के बारे में। तो ये हमारा टोटल 10 ही प्रश्न है मेजर 9 हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए। और ये 10 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही 10 प्रश्न से आप जो है 4 प्रश्न अटेंड करके आइएगा, जो कि 60 मार्क्स का आप एग्जाम देके आराम से आइएगा। बाकी आपका जो रह जाता है 1 मार्क्स वाला, उसका भी वीडियो आपको मिलेगा दोस्तों, एग्जाम से पहले मिलेगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।